हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तैयारी एग्जाम की। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th बायोलॉजी से अध्याय 6 है पुष्पी पादपों का शारीर। ओके, तो इसका हम लोग NCERT बुक से परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। आप लोग देख सकते हैं हम यहाँ पे आ चुके हैं अध्याय 6 पुष्पी पादपों का शारीर परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य। तो आइए देखते हैं हम लोग शारीर किसे कहते हैं। तो उत्तर हो जाएगा पौधों की भीतरी संरचना के अध्ययन को शारीर कहते हैं। पौधों में कोशिका आधारभूत इकाई है। ओके, अब देखिए यहाँ पे हमारा पॉइंट नंबर अगला है। पादप ऊतक को दो प्रमुख भागों में बांटा गया है, जिनमें क्रमशः पहला है मेरिस्टमी ऊतक और दूसरा है अस्थायी ऊतक। ओके, अब हम लोग बात करते हैं कि मेरिस्टम ऊतक किसे कहते हैं। मेरिस्टम, ओके, उत्तर हो जाएगा सॉरी, पौधों में वृद्धि मुख्यतः सक्रिय कोशिका विभाजन वाले विशिष्ट क्षेत्रों तक ही सीमित होती है। इस क्षेत्र को मेरिस्टम कहते हैं। ओके, अब देखिए आगे है। जो मेरिस्टेम मूल तथा तने के शीर्ष पर होते हैं वह प्राथमिक ऊतक बनाते हैं, उन्हें शीर्षस्थ मेरिस्टेम कहते हैं। अब देखिए कक्षीय कली किसे कहते हैं। तो उत्तर हो जाएगा पत्तियों के बनने तथा तने की लंबाई के समय कुछ कोशिकाएं प्ररोह शीर्षस्थ मेरिस्टेम के पीछे छूट जाती है, इन्हें कक्षीय कली कहते हैं। अगला है हमारा अंतर्वेशी मेरिस्टेम किसे कहते हैं। तो उत्तर हो जाएगा जब मेरिस्टेम अस्थायी ऊतकों के बीच होता है तब उसे अंतर्वेशी मेरिस्टेम कहते हैं। अगला है अंतर्वेशी मेरिस्टेम के बारे में। ये घास में होते हैं और शाकाहारियों द्वारा खाए भाग को पुनर्जीवित करते हैं। जैसे कि कोई गाय बकरी घास को जब चर जाती है तो वो शीर्ष बचा हुआ भाग होता है उसे फिर से पुनर्जीवित करने का काम करता है। ओके, अब देखिए यहाँ पे शीर्षस्थ मेरिस्टेम तथा अंतर्वेशी मेरिस्टेम दोनों ही प्राथमिक मेरिस्टेम है। क्यों? तो उत्तर हो जाएगा क्योंकि वे पौधों की प्रारंभिक अवस्था में ही आ जाते हैं। प्राथमिक या पूर्ववर्ती पादपकाय बनाने में सहायता करते हैं। आगे है हमारा प्राथमिक मेरिस्टेम के बाद उत्पन्न होने वाले मेरिस्टेम को क्या कहते हैं। तो उत्तर हो जाएगा द्वितीयक अथवा पार्श्वीय मेरिस्टेम। ओके, अब देखते हैं हम लोग आगे। प्राथमिक तथा द्वितीयक मेरिस्टेम में कोशिका विभाजन के बाद नई नई कोशिकाएं बनती है, जिनमें विभाजन की क्षमता न होने के कारण ऐसी कोशिकाओं को अस्थायी अथवा परिपक्व कोशिकाएं कहते हैं। अगला है वैसा ऊतक जिनसे कोशिका की रचना होती है तथा उनके कार्य एक समान होते हैं, उन्हें सरल ऊतक कहते हैं। आगे है हम लोगों का अस्थायी ऊतक जिनमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती है, उन्हें जटिल ऊतक कहते हैं। अगला है पौधों में विभिन्न प्रकार के सरल ऊतक पाए जाते हैं, जैसे पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा तथा स्क्लेरेनकाइमा। अगला पॉइंट है पैरेन्काइमा अंगों के अंदर के मुख्य घटक है। कोलेनकाइमा की बात करें तो कोलेनकाइमा द्विबीजपत्री पौधों की बाह्य त्वचा के नीचे होते हैं। अब स्क्लेरेनकाइमा में लंबी संकरी कोशिकाएं होती है
तंतु मोटी भित्ति वाले, लंबे तथा नुकीले मृत कोशिकाएं के होते हैं। ओके, अब आइए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे जाइलम के बारे में। जाइलम मूल से पानी तथा खनिज लवण को तने तथा पत्तियों तक पहुँचाने के लिए एक संवहन ऊतक की तरह कार्य करता है। जाइलम का मुख्य कार्य होता है कि मूल से पानी तथा खनिज लवण को तने तथा पत्तियों तक पहुंचाना। ओके, यही मुख्य कारण है। अब आगे हम लोग चलते हैं। जाइलम 4 तत्वों वाहिनिकी यानी कि ट्रैकिड, वाहिका, जाइलम तंतु तथा जाइलम पैरेन्काइमा से मिलकर बना है। अगला है वाहिका। लंबी सिलेंडराकार नली है। इसमें बहुत सी कोशिकाएं होती है जिन्हें वाहिका अवयव कहते हैं। अगला है जाइलम तंतु की भित्ति मोटी होती है तथा इसकी केंद्रीय गुहिका विलुप्त होती है। ठीक है। जाइलम पैरेन्काइमा कोशिकाएं जीवित होती है तथा इनकी भित्ति पतली होती है और सेल्यूलोज की बनी होती है। आगे की बात करें तो प्राथमिक जाइलम 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? तो आदि दारू, जिसे प्रोटोजाइलम भी कहते हैं, तथा मेटाजाइलम, ये 2 प्रकार हो गए। सबसे पहले बनने वाले जाइलम को प्रोटोजाइलम कहते हैं तथा बाद में बनने वाले को मेटाजाइलम कहते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, तने में प्रोटोजाइलम केंद्र यानी कि पिथ की ओर तथा मेटाजाइलम परिधि की ओर होते हैं। इस प्रकार के जाइलम को मध्यादि दारू कहते हैं। अगला हमारा है यहाँ पे, बाह्य आदि दारू किसे कहते हैं? तो उत्तर हो जाएगा, मूल में प्रोटोजाइलम परिधि की ओर होते हैं और मेटाजाइलम केंद्र यानी कि पिथ की ओर होते हैं। इस प्रकार के जाइलम को बाह्य आदि दारुक कहते हैं। ओके, फ्लोएम प्रायः भोजन को पत्तियों से पौधे के अन्य भागों में पहुंचाते हैं। अब आगे देखते हैं, सहचर कोशिकाएं विशिष्ट पैरेन्काइमी कोशिकाएं हैं। फ्लोएम पैरेन्काइमा में लंबी सूंडीय सिलिंडराकार कोशिकाएं होती है जिनमें सघन साइटोप्लाज्म तथा केंद्रक होता है। अगला पॉइंट है हमारा, फ्लोएम तंतु बास्ट रेशा यानी कि स्क्लेरेन्काइमी कोशिकाओं के बने होते हैं। आगे है प्राक फ्लोएम प्रोटोफ्लोएम किसे कहते हैं? तो उत्तर हो जाएगा, सबसे पहले बनने वाले फ्लोएम में संकरी चाली नली होती है। ऐसे फ्लोएम को प्राक फ्लोएम कहते हैं। आगे हम लोग चलते हैं। अब बाद में बनने वाले फ्लोएम में बड़ी चालनी नली होती है और उसे अनुफ्लोएम यानी कि मेटाफ्लोएम कहते हैं। अगला है यहाँ पे, बाह्य त्वचा किसे कहते हैं? तो उत्तर हो जाएगा, बाह्य त्वचा पौधों के भागों की बाहरी त्वचा है। आगे क्यूटिकल किसे कहते हैं? तो उत्तर हो जाएगा, बाह्य त्वचा की बाहरी सतह मोम की मोटी परत से ढकी होती है जिसे क्यूटिकल कहते हैं। द्वार कोशिकाएं किसे कहते हैं? तो उत्तर हो जाएगा, प्रत्येक रंध्र में 2 सेम के आकार की 2 कोशिकाएं होती है जिन्हें द्वार कोशिकाएं कहते हैं। कभी कभी कुछ बाह्य त्वचीय कोशिकाएं जो रंध्र के आसपास होती है, उनकी आकृति, माप तथा पदार्थों में विशिष्टता आ जाती है। इन कोशिकाओं को सहायक कोशिकाएं कहते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट है, रंध्रीय छिद्र द्वार कोशिका तथा सहायक कोशिकाएं मिलकर रंध्रीय तंत्र का निर्माण करती है। आगे है, तने पर पाए जाने वाले बाह्य त्वचीय रोम त्वचा रोम ट्राइकोम्स कहलाते हैं। ओके,
अगला पॉइंट है हमारा, बाह्य त्वचा तथा संवहन बंडल के अतिरिक्त सभी ऊतक भरण ऊतक बनाते हैं। अगला पॉइंट है पर्ण मध्योतक यानी कि मोजोफिल इसे कहते हैं। तो ये किसे कहते हैं? तो उत्तर हो जाएगा पत्तियों में भरण ऊतक पतली भित्ति वालों, फिर से पर्ण मध्योतक इसका दूसरा नाम है मोजोफिल। तो ये किसे कहते हैं? तो पत्तियों में भरण ऊतक पतली भित्ति वाले तथा क्लोरोप्लास्ट युक्त होते हैं और इसे पर्ण मध्योतक कहते हैं। ओके, अब आगे है द्विबीजपत्री में जाइलम तथा फ्लोएम के बीच कैम्बियम होता है। खुला संवहन बंडल किसे कहते हैं? तो उत्तर हो जाएगा ऐसे संवहनी बंडलों जिनमें कैम्बियम होता है और वे लगातार द्वितीयक जाइलम तथा फ्लोएम बनाते हैं, उन्हें खुला संवहन बंडल कहते हैं। अब बंद संवहन बंडल किसे कहते हैं? उत्तर हो जाएगा एक बीजपत्री पादपों में कैम्बियम नहीं होता, क्योंकि वे द्वितीयक ऊतक नहीं बनाते, इसलिए उन्हें बंद संवहन बंडल कहते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और ये किसे कहते हैं? तो उत्तर हो जाएगा जब जाइलम तथा फ्लोएम एकांतर तरीके से भिन्न त्रिज्या पर होते हैं तब ऐसे बंडल को अरीय कहते हैं। ओके, अब संयुक्त संवहन बंडल में प्रायः फ्लोएम जाइलम के बाहर की ओर स्थित होता है। अंतःत्वचा की कोशिकाओं की स्पर्श रेखीय तथा अरीय भित्तियों पर कैस्पेरी पट्टियों के रूप में जल अपारगम्य मोमी पदार्थ सुवेरीन होता है। आगे है परिरंभ किसे कहते हैं? तो उत्तर हो जाएगा अंतःत्वचा से भीतर की ओर मोटी भित्ति पैरेन्काइमी कोशिकाएं होती है, जिसे परिरंभ कहते हैं। आगे है कंजक्टिव ऊतक किसे कहते हैं? तो उत्तर हो जाएगा पैरेन्काइमी कोशिकाएं जो जाइलम तथा फ्लोएम बंडल के बीच में है, उन्हें कंजक्टिव ऊतक कहते हैं। ओके, अगला है बाह्य त्वचा। बाह्य त्वचा तने की सबसे बाहरी रच्छी सतह है। यह क्यूटिकल पतली परत से ढकी होती है। अंतःत्वचा बलकुट की सबसे भीतरी सतह होती है और इसमें नाल आकार की कोशिकाओं की एक सतह होती है। इन कोशिकाओं में स्टार्च प्रचुर मात्रा में होता है, इसलिए इसे स्टार्च आच्छाद भी कहते हैं। अगला हमारा पॉइंट है घास में ऊपरी बाह्य त्वचा कुछ कोशिकाएं लंबी, खाली तथा रंगहीन होती है। इन कोशिकाओं को आवर्ध त्वक कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? तो आवर्ध त्वक कोशिका। अगला पॉइंट है हमारा अधिकांश द्विबीजपत्रियों में प्राथमिक वृद्धि के अतिरिक्त उनकी मोटाई भी बढ़ती है। इस वृद्धि को द्वितीयक वृद्धि कहते हैं। अगला है जो ऊतक द्वितीयक वृद्धि में भाग लेते हैं उन्हें पार्श्वीय मेरिस्टेम संवहन कैम्बियम तथा कॉर्क कैम्बियम कहते हैं। अगला है द्विबीजपत्री तने में प्राथमिक जाइलम तथा प्राथमिक फ्लोएम के बीच में स्थित कैम्बियम अंतःपूलीय कैम्बियम है। मध्यांश किरणों की कोशिकाएं जो अंतःपूलीय के समीप होती है, ये मेरिस्टेमी विभज्य हो जाती है और एक अंतरापूलीय कैम्बियम बनाता है। आगे चलते हैं। कैम्बियम छल्ला सक्रिय हो जाता है और बाहर तथा भीतर दोनों ओर नई कोशिकाएं बनाता है। जो कोशिकाएं पित्त की ओर बनती है वे परिपक्व होने पर द्वितीयक जाइलम बनाती है। अगला पॉइंट है और जो बाहर परिधि की ओर होती है वे द्वितीयक फ्लोएम बनाती है। अब बात करते हैं बसंत के मौसम में
बनने वाली काष्ठ को बसंत दारू तथा अग्र दारू कहते हैं। अब बात करते हैं सर्दियों में कैम्बियम कुछ कम सक्रिय होता है और संकरी वाहिकाएं बनाता है। इस काष्ठ को सरल दारू अथवा पश्च दारू कहते हैं। आगे है दो प्रकार के काष्ठ एकांतर संकेंद्र वलय के रूप में होते हैं जिन्हें वार्षिक वलय कहते हैं। आगे हम लोग चलते हैं कॉर्क कैम्बियम अथवा कागजन क्या है। तो उत्तर हो जाएगा जैसे जैसे तने की परिधि में वृद्धि होती जाती है त्यों त्यों बाहरी वलकूट तथा बाह्य त्वचा की सतहें टूटती जाती है और उन्हें नई संरक्षी कोशिका सतह की आवश्यकता होती है। इसलिए एक दूसरे मेरिस्टेमी ऊतक तैयार हो जाता है जिसे कॉर्क कैम्बियम या कागजन कहते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लेके इसे अपने नोटबुक पे लिखें और नोट्स ज़रूर बनाएं। बहुत ही आपको बेनिफिट होगा इससे एग्जाम के समय में। बाहर की ओर की कोशिकाएं कॉर्क अथवा काग में बट जाती है और अंदर की ओर की कोशिकाएं द्वितीयक बलकूट अथवा काग अस्तर में विभाजित हो जाती है। कागजन काग तथा काग मिलकर परिचर्म बनाते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्रियाशील कॉर्क कैम्बियम के बाहर जितने भी मृत कोशिकाएं हैं वे छाल वल्क बनाते हैं। आगे बात करते हैं मौसम की शुरुआत में जो छाल बनती है उसे प्रारंभी या कोमल छाल कहते हैं और मौसम के अंत में बनने वाली छाल को पश्च या कठोर छाल कहते हैं। सिंपल सी बात है, कुछ उसमें याद करने का नहीं है। वातर रंध्र का निर्माण कैसे होता है? तो उत्तर हो जाएगा कुछ क्षेत्रों में कुछ क्षेत्रों में कागजन कॉर्क कोशिकाओं की बजाय बाहर की ओर पैरेन्काइमी कोशिकाएं बनाता है। ये पैरेन्काइमी कोशिकाएं बाह्य त्वचा पर फट जाती है और लेंस के आकार के छिद्र बनाती है जिसे वातर रंध्र कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और ऑल पे क्लिक करके सारे नोटिफिकेशन को अलाउ कर लीजिएगा ताकि हमारे हर वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग।